हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे जानेंगे फ्रांस के संविधान के बारे में। इससे पहले के जो वीडियोस अपलोड हुए हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड चैप्टर के, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स पे आप जाकर देख सकते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, जो लोग शुरू से वीडियोस देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं मुझे, उनको तो पता ही होगा। जो नया है उनको फिर से बता दूं कि जैसे कि मैंने ब्रिटेन, अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड का संविधान आप लोगों को चैप्टर वाइज पढ़ाया था, इसी तरह से फ्रांस का संविधान भी आप लोगों को टोटल 8 चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है, जिसमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैंने करा दिया है। आज इस वीडियो में आप लोग को फोर्थ चैप्टर मिलेगा, कार्यपालिका मंत्रिपरिषद, ठीक है। फ्रांस के संविधान में कार्यपालिका की क्या भूमिका है, वहाँ पे फ्रांस में कार्यपालिका की क्या भूमिका है, मंत्रिपरिषद की, ठीक है। एग्जीक्यूटिव, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। चलिए जानते हैं, बिना देर किए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और इन चैप्टर्स के पीडीएफ चाहिए, यानी बुक की पीडीएफ चाहिए यदि आपको, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। कार्यपालिका मंत्रिपरिषद, एग्जीक्यूटिव द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, फ्रांस में कार्यपालिका, ठीक है। चतुर्थ गणतंत्र के अंतर्गत मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद का गठन। चतुर्थ गणतंत्र के संविधान के 6ठे अध्याय में मंत्रिपरिषद और उसके कार्यों का विस्तृत वर्णन किया गया था। संविधान की धारा 45 और 46 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति हेतु दोहरी अनुमति की प्रथा, डबल इन्वेस्टिचर, को अपनाया गया था। दोहरी अनुमति का तात्पर्य राष्ट्रपति और राष्ट्रीय सभा दोनों की अनुमति से था। इसके अंतर्गत प्रत्येक विधानमंडल के आरंभ पर राष्ट्रपति विभिन्न दलों के नेताओं से परामर्श करने के उपरांत मंत्रिपरिषद के प्रधान को मनोनीत करता था। मनोनीत प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सभा के सम्मुख अपनी नीति और कार्यक्रम प्रस्तुत करता था। जब वह राष्ट्रीय सभा से विश्वास का मत प्राप्त कर लेता, तब राष्ट्रपति एक आज्ञप्ति द्वारा प्रधानमंत्री और उसके द्वारा चुने गए अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता था। सामान्यतः राष्ट्रपति प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित नामों में कोई परिवर्तन नहीं करता था, लेकिन 12 वर्षों के चतुर्थ गणतंत्र के इतिहास में इसके कुछ अपवाद भी हुए थे। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर भी आवश्यक थे। संवैधानिक दृष्टि से प्रधानमंत्री अथवा अन्य किसी मंत्री के लिए संसद का सदस्य होना आवश्यक नहीं था, लेकिन संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल राष्ट्रीय सभा के प्रति उत्तरदायी था और मंत्रिमंडल की स्थिरता के लिए उसे राष्ट्रीय सभा के बहुमत का समर्थन आवश्यक था। अतः व्यवहार में प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री संसद, विशेषतया राष्ट्रीय सभा के सदस्य होते थे। इसके कुछ अपवाद अवश्य ही थे और क्लेमेंस, पॉनकेवर तथा लेवल प्रधानमंत्री बनते समय सीनेट के ही सदस्य थे। मंत्रियों के अतिरिक्त कुछ राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तथा उप सचिव, अंडर सेक्रेटरी भी होते थे, जिनकी तुलना ब्रिटेन और भारत के उप मंत्री तथा संसदीय सचिव से की जा सकती है। इनके द्वारा मंत्रिमंडल की बैठक में विशेष तौर पर बुलाने पर ही भाग लिया जाता था। संविधान की धारा 55 में कहा गया था कि यदि मृत्यु अथवा अन्य किसी कारण से प्रधानमंत्री का पद रिक्त हो जाए तो मंत्रिपरिषद अपने में से किसी मंत्री को स्थायी रूप से प्रधानमंत्री के कार्यों का संपादन करने की शक्ति दे सकती थी। मंत्रिपरिषद के कार्य और अधिकार। फ्रांस में संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका थी और उसे इस रूप में कार्य करने के सभी अधिकार प्राप्त थे, लेकिन व्यवहार में एक बात के कारण उसकी स्थिति निर्बल हो गई थी। फ्रांस में बहुदलीय पद्धति थी और इस बहुदलीय पद्धति के कारण मिले जुले मंत्रिमंडलों का निर्माण होता था। ये मंत्रिमंडल सदैव ही व्यवस्थापिका की कृपा पर आश्रित होते थे। व्यवहार में चतुर्थ गणतंत्र का सबसे प्रमुख लक्षण बहुत अधिक शक्तिशाली व्यवस्थापिका तथा निर्बल मंत्रिमंडल ही था। मंत्रिमंडल बहुत अधिक निर्बल तथा अस्थायी होते थे और वास्तविक शासन के संचालन का कार्य नौकरशाही द्वारा ही किया जाता था। चलिए जानते हैं कि फ्रांस में प्रधानमंत्री की स्थिति क्या है। प्रधानमंत्री की स्थिति सिद्धांत रूप में
फ्रांस के चतुर्थ गणतंत्र का प्रधानमंत्री ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समान था, लेकिन व्यवहार में उसे अपने सहयोगियों पर वैसा अधिकार और शक्ति प्राप्त नहीं थी जैसा अधिकार ब्रिटिश प्रधानमंत्री को प्राप्त है। इसका मूल कारण यह था कि ब्रिटेन में द्विदलीय पद्धति के कारण एक ही राजनीतिक दल के मंत्रिमंडल का निर्माण होता है और अपने राजनीतिक दल का प्रधान होने के नाते प्रधानमंत्री अपने सहयोगियों पर पूर्ण अधिकार रखता है। लेकिन फ्रांस के चतुर्थ गणतंत्र में संयुक्त मंत्रिमंडल होते थे, जिनका नेतृत्व करना प्रधानमंत्री के लिए बहुत कठिन होता था। मंत्रिमंडल में एकता का अभाव होने के कारण प्रधानमंत्री इस स्थिति में नहीं था कि वह अपने सहयोगियों पर अपना अनुशासन लागू कर सके। उसके द्वारा तो अपने सहयोगियों को समझाने बुझाने का कार्य ही किया जा सकता था। राष्ट्रीय सभा में अपने पीछे सुसंगठित बहुमत न होने के कारण प्रधानमंत्री न तो अपने अवज्ञाशील सहयोगियों पर नियंत्रण रख सकता था और न ही अपनी इच्छा अनुसार कानूनों का निर्माण कर सकता था। लेकिन ऐसा होने पर भी फ्रांस में कुछ शक्तिशाली और दृढ़ चित्त वाले प्रधानमंत्री हुए थे, लेकिन यह अपवाद स्वरूप स्थिति थी और सामान्यतया प्रधानमंत्री को अपने सहयोगियों के सम्मुख समर्पण करना होता था। मंत्रिमंडल का अस्थायित्व, कारण और इसके उपचार। इनस्टेबिलिटी ऑफ द कैबिनेट, काउजेस एंड इम्प्रूवमेंट्स। तृतीय गणतंत्र के 70 वर्ष के काल 1870 से 1940 में फ्रांस राजनीतिक अस्थायित्व के रोग से पीड़ित रहा था और 70 वर्ष के अंतर्गत फ्रांस में 91 मंत्रिमंडल बने थे। एक आलोचक ने इस स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि फ्रांसीसी अपनी कमीज की भांति ही मंत्रिमंडल बदलते रहते हैं। चतुर्थ गणतंत्र के संविधान का निर्माण करते समय इस स्थिति को दूर करने का प्रयत्न किया गया था, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली। चतुर्थ गणतंत्र के मंत्रिमंडल को तृतीय गणतंत्र के मंत्रिमंडलों से भी अधिक अस्थायी सिद्ध हुए। 1946 से 1958 तक के 12 वर्ष के काल में 25 मंत्रिमंडलों का निर्माण हुआ और इस प्रकार मंत्रिमंडल का औसत कार्यकाल 6 माह से भी कम था। इनमें से कुछ मंत्रिमंडलों का जीवन काल तो हास्यास्पद रूप में केवल कुछ दिन या कुछ सप्ताह ही था। पांचवा गणतंत्र, जिसकी अध्ययन मैंने आप लोगों को पिछले वीडियोस में करवाया था, उसके पांचवें गणतंत्र के संविधान द्वारा मंत्रिमंडल की अस्थिरता को दूर करने के प्रयत्न किए गए। तृतीय और चतुर्थ गणतंत्र के काल में फ्रांस में निरंतर प्रशासनिक अस्थिरता और अकुशलता देखी गई थी, जिसने फ्रांस को अत्यधिक दुर्बल और जर्जर कर दिया था। पंचम गणतंत्र के संविधान निर्माताओं का एक प्रमुख उद्देश्य इस राजनीतिक अस्थिरता को दूर कर एक सुदृढ़ और कुशल सरकार की स्थापना करना था। इस दृष्टि से ही फ्रांस की संसदीय व्यवस्था में अध्यक्षात्मक शासन के कुछ लक्षणों को अपनाया गया। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो उपाय अपनाए गए, उनके संबंध में पिकल्स ने लिखा है कि कुछ ऐसे संवैधानिक नियम बनाए गए हैं जो सरकार को पराजित करने की प्रक्रिया कठिन बना देते हैं। कुछ ऐसी कार्यविधियां निर्धारित की गई है जो राष्ट्रीय सरकार को परेशान नहीं कर सकती और सरकार को कुछ ऐसे साधन प्रदान किए गए हैं जिनके आधार पर वह संसदीय दबाव की अवहेलना कर सकती है या प्रतिनिधियों के लिए उसके परिणाम असुखकर बना सकती है। पंचम गणतंत्र में मंत्रिमंडल की अस्थिरता को दूर करने के लिए प्रमुखतया इन उपायों को अपनाए गए हैं। पहला उपाय है, चतुर्थ गणतंत्र में मंत्रिमंडल के अधिकांश सदस्य राष्ट्रीय सभा में से होते थे और मनोनीत प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सभा के समक्ष जाकर विश्वास का मत प्राप्त करता था। लेकिन अब राष्ट्रीय सभा को मंत्रिमंडल के निर्माण के संबंध में कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। अब मंत्रिमंडल के सदस्य न तो संसद के सदस्य होते हैं और न मनोनीत प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय सभा के सामने जाकर विश्वास का मत प्राप्त करने की आवश्यकता ही है। मंत्रिमंडल की अस्थिरता को दूर करने के लिए कुछ उपाय ये भी है। चतुर्थ गणतंत्र में प्रथम सदन राष्ट्रीय सभा के समक्ष गणतंत्र परिषद बहुत अधिक निर्बल थी और संसद का मतलब राष्ट्रीय सभा ही होता था।
ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय सभा अपनी विधि निर्माण और अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंत्रिपरिषद को झुकने के लिए विवश कर देती थी। लेकिन पंचम गणतंत्र के संविधान द्वारा द्वितीय सदन सीनेट की शक्तियों में वृद्धि की गई है। राष्ट्रीय सभा की शक्ति और प्रतिष्ठा में कमी हो जाने के कारण अब राष्ट्रीय सभा मंत्रिपरिषद का इच्छा अनुसार पतन नहीं करा सकती है। मंत्रिपरिषद राष्ट्रीय सभा के प्रति उत्तरदायी है और राष्ट्रीय सभा निंदा प्रस्ताव वोट ऑफ सेंसर पारित कर उसे अपदस्थ कर सकती है, किंतु निंदा प्रस्ताव पारित करने की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि व्यवहार में इस प्रकार का प्रस्ताव पारित कर सकना बहुत अधिक कठिन हो जाता है। संसदीय कार्यविधि में ऐसे परिवर्तन किए गए हैं कि अब राष्ट्रीय सभा मंत्रिपरिषद को कम से कम ही परेशान कर सकती है। विधि निर्माण के क्षेत्र में मंत्रिपरिषद के पहल करने के अधिकार बढ़ा दिए गए हैं और अब बजट पर अंतिम नियंत्रण मंत्रिपरिषद का ही होता है। पहले प्रश्नोत्तर के बाद मतदान की व्यवस्था थी, जो अनेक बार मंत्रिपरिषद के पतन का कारण बन जाती थी, लेकिन अब इसका अंत कर दिया गया है। इसी प्रकार समितियों की संख्या तथा उनकी शक्ति में भी कमी कर दी गई है। इन सब बातों से सरकार को स्थायित्व मिला है। शासन में स्थायित्व उत्पन्न करने के लिए ही राष्ट्रीय सभा के अधिकारों को सीमित किया गया है और राष्ट्रपति को अनेक नवीन अधिकार प्रदान किए गए हैं। चतुर्थ गणतंत्र में यह बात देखी गई थी कि राष्ट्रीय सभा अपनी विधायी शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य कर देती थी। इस स्थिति को दूर करने के लिए राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद को अनेक विधायी अधिकार प्रदान किए गए हैं। शासन के द्वारा कुछ विधेयक सीधे जनमत संग्रह के लिए प्रेषित किए जा सकते हैं। धारा 34 के अंतर्गत व्यवस्था की गई है कि संसद को सौंपे गए विषयों के अतिरिक्त अन्य विषयों पर मंत्रिपरिषद के द्वारा नियमों का निर्माण किया जा सकता है और जिन विषयों पर संसद को विधि निर्माण का अधिकार है उन पर भी मंत्रिपरिषद अध्यादेश जारी करने के अधिकार की मांग कर सकती है। इन सब के अतिरिक्त संसद के अधिवेशन की अवधि घटा दी गई है और आपातकालीन घोषणा की व्यवस्था की गई है। इन सभी व्यवस्थाओं का प्रमुख उद्देश्य मंत्रिपरिषद को आवश्यक शक्ति और स्थायित्व प्रदान करना ही है। पंचम गणतंत्र के अंतर्गत जिस शासन व्यवस्था को अपनाया गया है उसे संसदात्मक या अध्यक्षात्मक किसी एक श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है, लेकिन व्यवहार में यह व्यवस्था उपयोगी है और इसने फ्रांस के जर्जर शासन को आवश्यक शक्ति और स्थायित्व प्रदान किया है। पंचम गणतंत्र के अंतर्गत मंत्रिपरिषद। फ्रांस के मंत्रिपरिषद की विशेषताएं। पंचम गणतंत्र के संविधान द्वारा संसदात्मक शासन या अध्यक्षात्मक शासन, इनमें से किसी एक शासन व्यवस्था के समस्त लक्षणों को अपनाने के बजाय 1958 में फ्रांस की विशेष परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए एक ऐसी शासन व्यवस्था को अपनाया गया है जो ना तो पूर्णतया संसदात्मक है और ना ही अध्यक्षात्मक। फ्रांस की मंत्रिपरिषद में जहाँ कुछ ऐसी बातें हैं जो ब्रिटिश मंत्रिपरिषद के समान है, वहाँ दूसरी ओर अनेक ऐसी भी बातें हैं जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल से नितांत भिन्न हैं। फ्रांस की मंत्रिपरिषद की विशेषताओं का अध्ययन इस प्रकार किया जा सकता है। फ्रांस की मंत्रिपरिषद की विशेषताएं इस प्रकार है। संयुक्त मंत्रिमंडल, कोएलिशन कैबिनेट्स। संसदीय व्यवस्था के मंत्रिमंडल को सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर एक इकाई के रूप में कार्य करना होता है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मंत्रिमंडल सजातीय होमोजेनस अर्थात एक ही राजनीतिक दल के होते हैं। ब्रिटेन और भारत में सामान्यतः एक ही राजनीतिक दल के मंत्रिमंडल का निर्माण होता है, लेकिन फ्रांस में बहुदलीय पद्धति होने के कारण राष्ट्रीय सभा में किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो पाता और एक राजनीतिक दल के मंत्रिमंडल के स्थान पर बहुदलीय या संयुक्त मंत्रिमंडलों का निर्माण होता है। इस प्रकार फ्रांस की मंत्रिपरिषद में एक से अधिक राजनीतिक विचारधारा के सदस्य रहते हैं। मंत्रिमंडल का ढीला ढाला संगठन। ब्रिटेन आदि देशों के अंतर्गत मंत्रिमंडल के सभी सदस्य एक ही राजनीतिक दल से संबद्ध होने के कारण वे एकता के सूत्र में बंधे रहते हैं
और मंत्रिमंडल एक संगठित इकाई के रूप में कार्य करता है। लेकिन फ्रांस में संयुक्त मंत्रिमंडल होने के कारण मंत्रिमंडल के सदस्य अपने अलग अलग राजनीतिक दलों की विचारधारा के अनुसार और उनके अनुशासन में कार्य करते हैं। इस प्रकार फ्रांस के मंत्रिमंडल असंगठित इकाई होते हैं और उनमें आवश्यक सुदृढ़ता नहीं होती। व्यवहार में सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव। सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था का एक आवश्यक सिद्धांत है और सैद्धांतिक तौर पर इसे फ्रांस में भी स्वीकार किया गया है, लेकिन व्यवहार में राजनीतिक सजातीयता के आधार पर ही सामूहिक उत्तरदायित्व को क्रियान्वित किया जा सकता है। फ्रांस के मंत्रिमंडल में राजनीतिक सजातीयता का अभाव होने के कारण व्यवहार में सामूहिक उत्तरदायित्व व्यक्तिगत उत्तरदायित्व में परिणत होकर रह गया है। सामान्यतया मंत्रीगण राष्ट्रीय सभा में अपने सहयोगी की रक्षा करने के लिए पर्याप्त उत्सुक नहीं रहते। सामान्यतया मंत्रीगण राष्ट्रीय सभा में अपने सहयोगी की रक्षा करने के लिए पर्याप्त उत्सुक नहीं रहते। मंत्रिमंडल की दुर्बल स्थिति। ब्रिटेन, भारत आदि संसदीय व्यवस्था वाले देशों में मंत्रिमंडल शासन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई होती है, लेकिन फ्रांस में स्थिति ऐसी नहीं है। चतुर्थ गणतंत्र में मंत्रिमंडल पर राष्ट्रीय सभा का इतना अधिक नियंत्रण था कि इसे राष्ट्रीय सभा के हाथों का खिलौना कहा जा सकता था। पंचम गणतंत्र में यद्यपि राष्ट्रीय सभा की स्थिति को निर्बल कर दिया गया है, लेकिन मंत्रिमंडल पर राष्ट्रपति का प्रभाव एवं नियंत्रण बढ़ा दिया गया है। ब्रिटेन में प्रशासन और कानून निर्माण दोनों ही क्षेत्रों में मंत्रिमंडल के द्वारा नेतृत्व किया जाता है और सम्राट एक नाम मात्र का प्रधान है, लेकिन फ्रांस में ऐसी स्थिति नहीं है। फ्रांस के पंचम गणतंत्र की शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल पर राष्ट्रपति को जो नियंत्रण और शक्ति प्राप्त है, उसे दृष्टि में रखते हुए फाइनर के द्वारा इसे उच्च अध्यक्षात्मक राज्य हाइपर प्रेसिडेंशियल रेजिम की संज्ञा दी गई है। प्रधानमंत्री की दुर्बल स्थिति। फ्रांस में ब्रिटेन या भारत में प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का नेतृत्व करता है और वह मंत्रिमंडल के निर्माण, उसके जीवन तथा अंत में केंद्रीय स्थिति रखता है। लेकिन फ्रांस में संयुक्त मंत्रिमंडल होने के कारण मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों पर प्रधानमंत्री का पूर्ण नियंत्रण नहीं रहता। इसके अतिरिक्त फ्रांस में मंत्रिपरिषद की बैठकों का सभापतित्व राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और राष्ट्रपति की बढ़ी हुई शक्तियों के कारण भी प्रधानमंत्री की स्थिति बहुत दुर्बल हो गई है। पंचम गणतंत्र के संविधान के संबंध में फाइनर ने ठीक ही लिखा है कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट के मूल्य पर राष्ट्रपति पद के महत्व को बढ़ा दिया गया है। प्रथम राष्ट्रपति जनरल डी गॉल तो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों को संसद में अपने अभिकर्ता मात्र ही समझते थे। मंत्रिपरिषद का गठन। पंचम गणतंत्र के संविधान द्वारा मंत्रिपरिषद के गठन के संबंध में दोहरी अनुमति की पद्धति डबल इन्वेस्टिचर का अंत कर दिया गया है। अब मंत्रिपरिषद के निर्माण में संसद का नियंत्रण समाप्त कर दिया गया है और प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को लगभग पूर्ण अधिकार प्राप्त है। संविधान की धारा 8 के अनुसार राष्ट्रपति सर्वप्रथम प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति ही मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों की नियुक्ति तथा पदच्युति करता है। अब इस संबंध में प्रधानमंत्री के लिए राष्ट्रीय सभा का विश्वास प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। संविधान की धारा 23 के अनुसार मंत्रिपरिषद के सदस्य संसद के किसी सदन के सदस्य नहीं हो सकते और वे कोई नौकरी या व्यावसायिक कार्य भी नहीं कर सकते हैं। पदच्युति। प्रधानमंत्री द्वारा त्यागपत्र दिए जाने पर राष्ट्रपति उनकी सेवाएं समाप्त कर सकता है। मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों की पदच्युति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति करता है। मंत्रिमंडल राष्ट्रीय सभा के प्रति उत्तरदायी है और संविधान की धारा 50 के अनुसार यदि राष्ट्रीय सभा सरकार के कार्यक्रम और साधारण सार्वजनिक नीति को अस्वीकृत कर दे तथा सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव वोट फॉर सेंसर पारित कर दे तो प्रधानमंत्री को अपने मंत्रिमंडल का त्यागपत्र दे देना होता है। इस त्यागपत्र को राष्ट्रपति ही स्वीकृति प्रदान करता है।
मंत्रिपरिषद का आकार। मंत्रिपरिषद के आकार के संबंध में संविधान में कुछ नहीं कहा गया है और यह प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। इसी कारण मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या परिवर्तित होती रहती है। मंत्रियों में प्रशासकीय विभागों का विभाजन प्रधानमंत्री द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर। फ्रांस में मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर तो किया गया है, लेकिन इन दोनों में बड़ी संस्था और छोटी संस्था के रूप में वैसा अंतर नहीं है जैसे कि ब्रिटेन में है। फ्रांस में इन दोनों में सबसे प्रमुख अंतर यह है कि मंत्रिपरिषद एक औपचारिक संस्था है जिसका संविधान में उल्लेख है, लेकिन मंत्रिमंडल एक अनौपचारिक संस्था है। मंत्रिपरिषद की सप्ताह में 2 बार राष्ट्रपति भवन में बैठक होती है जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति करते हैं। इन बैठकों में अधिकारियों की नियुक्ति, राष्ट्रपति के आज्ञाओं और आंतरिक प्रशासन तथा वैदेशिक नीति आदि से संबंधित विभिन्न बातों पर विचार किया जाता है। मंत्रिपरिषद के इन्हीं सदस्यों की बैठक जब प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होती है तो इसे मंत्रिमंडल कहते हैं। मंत्रिमंडल की बैठकें अनौपचारिक ही होती है। मंत्रिपरिषद के अधिकार और कार्य। पंचम गणतंत्र के संविधान के 3 अध्याय में मंत्रिपरिषद के अधिकार तथा कार्यों का उल्लेख है। ब्रिटेन के ही भांति फ्रांस की मंत्रिपरिषद के कार्य भी दोहरे हैं। व्यक्तिगत रूप में प्रत्येक मंत्री किसी न किसी प्रशासनिक विभाग का अध्यक्ष होता है, जैसे विदेश विभाग, न्याय विभाग, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग आदि। इस रूप में वह अपने विभाग के कार्य संचालन तथा प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता है। इसके साथ ही सामूहिक रूप से संपूर्ण मंत्रिपरिषद राष्ट्रीय नीति के निर्माण तथा समस्त शासन व्यवस्था के संचालन के लिए उत्तरदायी होती है। राष्ट्र का समस्त प्रशासनिक यंत्र मंत्रिपरिषद की अधीनता में रहते हुए ही अपने कार्य करता है। सशस्त्र सैन्य बलों पर भी मंत्रिपरिषद का ही नियंत्रण होता है। मंत्रिपरिषद की ही प्रशासनिक नीति का निश्चय और प्रशासन का निरीक्षण, नियंत्रण एवं संचालन करता है। विदेशों के लिए राजदूतों, समुद्र पार के फ्रांसीसी क्षेत्रों के लिए प्रतिनिधि और विश्वविद्यालयों के लिए कुलपति मंत्रिपरिषद के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। चतुर्थ गणतंत्र के संविधान के अंतर्गत तो राष्ट्रपति के सभी कार्यों के लिए प्रधानमंत्री या विभागीय मंत्री के प्रति हस्ताक्षर आवश्यक थे। पंचम गणतंत्र के संविधान द्वारा राष्ट्रपति को कुछ स्वाविवेकी शक्तियां प्रदान की गई है और अनुच्छेद 19 में व्यवस्था की गई है कि संविधान की धारा 18, 11, 12, 16, 18, 54, 56 और 61 में वर्णित राष्ट्रपति के कार्यों को छोड़कर उनके सभी शेष कार्यों के लिए प्रधानमंत्री या संबंधित विभाग के मंत्री के प्रति हस्ताक्षर आवश्यक है। मंत्रिपरिषद को न केवल प्रशासनिक वरन विधायी शक्तियां भी प्राप्त है। चतुर्थ गणतंत्र की तुलना में पंचम गणतंत्र में उसकी विधायी शक्तियां बहुत बढ़ा दी गई है। मंत्रिपरिषद के सदस्य संसद के सदस्य नहीं हो सकते, लेकिन उन्हें संसद के दोनों सदनों की कार्यवाहियों में भाग लेने और भाषण देने का अधिकार होता है। मंत्रिपरिषद के द्वारा कानून निर्माण के क्षेत्र में पहल की जाती है और उसे अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। वास्तविक स्थिति। फ्रांस के चतुर्थ गणतंत्र के अंतर्गत मंत्रिपरिषद एक निर्बल संस्था थी और पंचम गणतंत्र में भी स्थिति लगभग वही है। चतुर्थ गणतंत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय सभा के द्वारा मंत्रिपरिषद पर बहुत अधिक नियंत्रण रखा जाता था और मंत्रिपरिषद की स्थिति राष्ट्रपति की सेविका जैसी थी। पंचम गणतंत्र में राष्ट्रीय सभा की शक्तियाँ बहुत अधिक सीमित कर दी गई है और अब यह मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखने की स्थिति में नहीं है, लेकिन पंचम गणतंत्र में राष्ट्रपति की शक्तियों में बहुत अधिक वृद्धि कर दी गई है और राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद पर प्रभावी रूप में नियंत्रण रखा जाता है। मंत्रिपरिषद पर राष्ट्रपति का पर्याप्त नियंत्रण और राष्ट्रीय सभा का कुछ भी दबाव न होने के कारण मंत्रिपरिषद एक दुर्बल संस्था ही है। अब आप जानेंगे कि फ्रांस में प्रधानमंत्री के क्या कार्य है, उन्हें कैसे अधिकार प्राप्त है, ठीक है, उनके कर्तव्य, उनके अधिकार, सारी चीज़ जानने वाले हैं, उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया और पदच्युति की भी प्रक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री द प्रीमियर। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय से ही फ्रांस में प्रधानमंत्री का पद महत्वपूर्ण रहा है।
तृतीय गणतंत्र के समय में फ्रांस में प्रधानमंत्री का पद था, लेकिन फ्रांस के संविधान में उसका कोई उल्लेख नहीं था। सर्वप्रथम चतुर्थ गणतंत्र के संविधान द्वारा प्रधानमंत्री पद को कानूनी मान्यता प्रदान की गई और उसे मंत्रिपरिषद का प्रधानत्व प्रदान किया गया। पंचम गणतंत्र के संविधान में भी प्रधानमंत्री पद का उल्लेख है और इस पद का फ्रांस की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। फ्रांस में प्रधानमंत्री की नियुक्ति और पदच्युति। 1946 के चतुर्थ गणतंत्र के संविधान में प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति के लिए दोहरी अनुमति की पद्धति को अपनाया गया था, जिसके अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति और राष्ट्रीय सभा दोनों की अनुमति आवश्यक थी। लेकिन अनुभव के आधार पर यह देखा गया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रीय सभा को प्रभावशाली स्थिति प्राप्त होने पर उसके द्वारा अपनी इस शक्ति का दुरुपयोग किया जा सकता है और संवैधानिक गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अतः इसमें परिवर्तन कर दिया गया और अब पंचम गणतंत्र के संविधान की 8वीं धारा के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति को एकाधिकार प्राप्त है। मार्च 1973 में राष्ट्रीय सभा के चुनाव में राष्ट्रपति जॉर्ज पॉम्पिडू के द्वारा जो गर्वपूर्ण घोषणा की गई कि राष्ट्रीय सभा में वामपंथी दलों का बहुमत हो जाने पर भी वे उनके नेता को प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित नहीं करेंगे। इससे भी स्पष्ट हो जाता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति पर राष्ट्रपति का ही एकाधिकार है। मई 1991 में राष्ट्रपति ने माइकल रोकार्ड को प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने के लिए बाध्य कर पुनः अपनी इस शक्ति का परिचय दिया है। लेकिन 1993 और जून 97 के घटना चक्र ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि इस प्रसंग में राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेक का प्रयोग किए जाने की सीमाएं हैं। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री संसद सदस्य नहीं होता है। नवीन संविधान के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को पदच्युत भी कर सकता है। प्रधानमंत्री द्वारा त्यागपत्र न दिए जाने पर भी राष्ट्रपति उसे कार्य से मुक्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद सहित राष्ट्रीय सभा के प्रति उत्तरदायी होता है और संविधान की धारा 50 के अनुसार राष्ट्रीय सभा सरकार के कार्यक्रम और सार्वजनिक नीति को अस्वीकृत कर या शासन के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पास कर प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देने के लिए विवश कर सकती है। प्रधानमंत्री के अधिकार और कार्य। पंचम गणतंत्र के संविधान द्वारा प्रधानमंत्री को अनेक महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान किए गए हैं और कार्यपालिका क्षेत्र में वह राष्ट्रपति के बाद सर्वप्रमुख अधिकारी है। आवश्यकता पड़ने पर वह राष्ट्रपति के स्थान पर राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी उच्च परिषदों और समितियों का सभापतित्व कर सकता है। राष्ट्रपति उसे मंत्रिपरिषद का सभापतित्व करने का अधिकार भी दे सकता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का मुख्य परामर्शदाता है और राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के माध्यम से ही करता है। संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को राष्ट्रीय सभा को भंग करने, संवैधानिक परिषद के गठन और संकट काल की घोषणा आदि के संबंध में जो स्वविवेक की शक्तियाँ प्रदान की गई है, उनके संबंध में संविधान यह आशा करता है कि राष्ट्रपति द्वारा इन शक्तियों के प्रयोग के संबंध में प्रधानमंत्री से परामर्श अवश्य ही लिया जाएगा। मंत्रिमंडल के सदस्यों के मनोनयन और उनकी पदच्युति के संबंध में तो प्रधानमंत्री के परामर्श का निर्णायक प्रभाव पड़ता है। मंत्रियों के बीच कार्य विभाजन, उसमें परिवर्तन तथा उनके कार्यों का निरीक्षण भी प्रधानमंत्री ही करता है। वह अपने कुछ कार्य अन्य मंत्रियों को सौंप सकता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समान फ्रांस के पंचम गणतंत्र का प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के निर्माण, कार्य संचालन और अंत में केंद्रीय स्थिति ना सही, महत्वपूर्ण और पर्याप्त प्रभावशाली स्थिति अवश्य ही रखता है। प्रधानमंत्री शासन का संचालन करता है और वह न केवल आंतरिक प्रशासन वरन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी उत्तरदायी है। इस दृष्टि से वह राज्य की सशस्त्र सेनाओं को आवश्यक निर्देश दे सकता है। संविधान की 13वीं धारा में उल्लेख किए गए कुछ सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदों को छोड़कर वह अन्य सैनिक तथा असैनिक पदाधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है।
प्रधानमंत्री को विधायी क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त है। उसके द्वारा संसद में विधायी प्रस्ताव रखने का कार्य किया जा सकता है। संसद का सदस्य न होते हुए भी वह कानून निर्माण के क्षेत्र में शासन का मुख्य प्रवक्ता होता है। वह संसद, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच एक संपर्क सूत्र का कार्य करता है और शासन की दो प्रमुख शाखाओं, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच तालमेल बनाए रखता है। पंचम गणतंत्र के संविधान निर्माता राष्ट्रपति को प्रभावशाली स्थिति प्रदान करना चाहते थे, लेकिन इसके साथ ही उन्हें राष्ट्रपति की निरंकुशता से भी भय था। प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था न केवल राष्ट्रपति के एक सहायक और परामर्शदाता वरन राष्ट्रपति पर कुछ अंकुश भी रखने वाले पदाधिकारी के रूप में की गई है। इसी कारण संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि संविधान की धारा 8, 11, 12, 16, 18, 54, 56 और 61 में उल्लिखित राष्ट्रपति के कार्यों को छोड़कर उसके शेष कार्यों के संबंध में आदेशों पर प्रधानमंत्री के प्रति हस्ताक्षर आवश्यक है। फ्रांस में प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति क्या है? चतुर्थ गणतंत्र में प्रधानमंत्री पद की स्थिति दुर्बल थी और इसका सबसे प्रमुख कारण संयुक्त मंत्रिमंडल था। संयुक्त मंत्रिमंडल होने के कारण मंत्रिमंडल के सदस्य विभिन्न राजनीतिक दलों के होते थे और एक राजनीतिक दल विशेष के नेता प्रधानमंत्री के लिए यह संभव नहीं था कि वह अपने सभी सहयोगियों पर पूर्ण नियंत्रण रख सके। प्रधानमंत्री अपने सहयोगियों पर उनकी इच्छा के विरुद्ध अनुशासन लादने में समर्थ नहीं था। वह उन्हें केवल समझाने बुझाने का कार्य ही कर सकता था। इस प्रकार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सभा के सम्मुख दुर्बल था, लेकिन इस काल में पोन्टियर जैसे अपवाद स्वरूप प्रधानमंत्री हुए थे जिन्होंने कठोरता के साथ शासन किया। पंचम गणतंत्र के संविधान का उद्देश्य राजनीतिक स्थायित्व के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु व्यवस्थापिका की तुलना में कार्यपालिका की स्थिति को सुदृढ़ करना था। इस दृष्टि से न केवल राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि की गई वरन प्रधानमंत्री की स्थिति में भी सुधार किया गया। चतुर्थ गणतंत्र के संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति को राष्ट्रीय सभा के द्वारा स्वीकार किया जाना आवश्यक था, लेकिन अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रीय सभा का कोई भूमिका नहीं है, ये कहीं नहीं आती है। ठीक है। इसी प्रकार पंचम गणतंत्र के संविधान की धारा 22 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि अब प्रधानमंत्री के प्रत्येक कार्य और आदेश पर उनके किसी सहयोगी के प्रति हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में भी अब उसके अधिकार पहले से अधिक हो गए हैं। वह शासन का प्रमुख संचालक है और राष्ट्रपति का विश्वास प्राप्त होने पर वह असीमित शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। यह सब कुछ होने पर भी प्रधानमंत्री बहुत अधिक शक्तिशाली पदाधिकारी नहीं है। यद्यपि प्रधानमंत्री पर राष्ट्रीय सभा का नियंत्रण पहले की तुलना में कम कर दिया गया है, लेकिन अब भी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद राष्ट्रीय सभा के प्रति उत्तरदायी है और संविधान की धारा 50 के अनुसार राष्ट्रीय सभा निंदा प्रस्ताव वोट ऑफ सेंसर पारित कर मंत्रिपरिषद को पदच्युत कर सकती है। इसके साथ ही पंचम गणतंत्र के संविधान द्वारा जहां राष्ट्रीय सभा के साथ संबंध के विषय में प्रधानमंत्री की स्थिति में सुधार किया गया है, वहां राष्ट्रपति के साथ संबंध के विषय में प्रधानमंत्री की स्थिति पहले से दुर्बल कर दी गई है। राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री की निर्बल स्थिति इस तथ्य से स्पष्ट हो जाती है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को पदच्युत कर सकता है, जैसा कि प्रथम और द्वितीय राष्ट्रपतियों ने जॉर्ज पॉम्पिडू और सेवा देल्मा के संबंध में किया और 1991 में राष्ट्रपति मितेरा ने प्रधानमंत्री माइकल रिकॉर्ड को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य कर दिया था। वह प्रधानमंत्री को सरकार के पुनर्गठन का आदेश दे सकता है, जैसा कि 1974 में राष्ट्रपति पॉम्पिडू ने प्रधानमंत्री मेस्मिर को दिया। पंचम गणतंत्र का प्रधानमंत्री ब्रिटिश प्रधानमंत्री की भांति संसदीय शासन पद्धति का सर्वशक्तिशाली पदाधिकारी नहीं वरन राष्ट्रपति के अधीन एक कार्यपालिका पदाधिकारी है। प्रसिद्ध फ्रेंच दार्शनिक एंड्रे सिजफ्राइड ने तो मंत्रियों को राष्ट्रपति का लिपिक यानी क्लर्क और प्रधानमंत्री को प्रधान लिपिक हेड क्लर्क बताया है। सिजफ्राइड के मूल्यांकन से पूर्णतया सहमत न होते हुए भी यह तो मानना ही होगा कि राष्ट्रपति की तुलना में प्रधानमंत्री की स्थिति निश्चित रूप से निर्बल है। मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति
संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान और मंत्रिपरिषद वास्तविक प्रधान होती है। इसके नितांत विपरीत अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति न केवल राज्य का वैधानिक वरन कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है और मंत्रिपरिषद उसके अधीन एक समिति मात्र होती है। पंचम गणतंत्र के संबंध में विशेष बात यह है कि इसके अंतर्गत न तो पूर्णतया संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है और न ही अध्यक्षात्मक व्यवस्था को। इसी कारण मंत्रिपरिषद तथा राष्ट्रपति के पारस्परिक संबंधों में अपेक्षित स्पष्टता का अभाव है। चतुर्थ गणतंत्र के संविधान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति के द्वारा स्वाविवेक का प्रयोग नहीं किया जा सकता था, लेकिन अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के स्वाविवेक पर ही निर्भर करती है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को पदच्युत कर सकता है अथवा नहीं। इस संबंध में वैधानिक दृष्टि से स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन जहाँ तक व्यवहार का संबंध है, दी गॉल, पॉम्पिडू और जिस्कार्ड d'Estaing तीनों ही क्रमशः अपने प्रधानमंत्रियों पॉम्पिडू, सेवादेल्मा और सिराक को पदच्युत कर चुके हैं। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति और पदच्युति में राष्ट्रपति स्वाविवेक से कार्य नहीं कर सकता और इस संबंध में उसके लिए प्रधानमंत्री से परामर्श करना आवश्यक होता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है और इस रूप में उसके द्वारा मंत्रिपरिषद की कार्यविधि पर कुछ नियंत्रण अवश्य ही रखा जा सकता है। चतुर्थ गणतंत्र के संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति के प्रत्येक कार्य पर प्रधानमंत्री और विभागीय मंत्री के प्रति हस्ताक्षर आवश्यक थे। पंचम गणतंत्र के अंतर्गत राष्ट्रपति के कुछ कार्यों पर तो प्रधानमंत्री के प्रति हस्ताक्षर आवश्यक है, लेकिन संविधान की कुछ विशेष धाराओं के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा किए जाने वाले कार्यों यथा प्रधानमंत्री की नियुक्ति, संवैधानिक परिषद के गठन, संकट काल की घोषणा आदि कार्यों पर प्रधानमंत्री के प्रति हस्ताक्षर आवश्यक नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट है कि राष्ट्रपति कुछ बातों के संबंध में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के परामर्श से, लेकिन कुछ अन्य बातों के संबंध में स्वाविवेक से कार्य करेगा। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के पारस्परिक संबंध के विषय में प्रमुखतया दो दृष्टिकोण है। प्रथम दृष्टिकोण में इस बात का प्रतिपादन किया गया है कि पंचम गणतंत्र के संविधान द्वारा राष्ट्रपति को जो अधिकार प्रदान किए गए हैं, कालांतर में उनका प्रयोग प्रधानमंत्री ही करेगा और फ्रांस के राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री में वैसा ही संबंध स्थापित हो जाएगा जैसा संबंध संसदीय व्यवस्था के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में होता है। दूसरा दृष्टिकोण यह है कि संविधान के अनुसार और व्यवहार में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का एजेंट मात्र है और राष्ट्रपति राज्य तथा सरकार दोनों का वास्तविक प्रधान है। यह दूसरा दृष्टिकोण अधिक यथार्थ प्रतीत होता है और व्यवहार के अंतर्गत 1958 के बाद फ्रांस के संविधान का विकास इस दूसरी दिशा में ही होता हुआ देखा गया है। राष्ट्रपति के समक्ष प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की स्थिति तत्कालीन प्रधानमंत्री एम सेवादेल्मा के वक्तव्य से स्पष्ट हो जाती है, जिसमें उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन 7 वर्ष के लिए होता है, किंतु प्रधानमंत्री का कार्यकाल संभवतया इससे कम है। प्रधानमंत्री के मस्तिष्क में राष्ट्रपति से प्रतिद्वंद्विता या ईर्ष्या के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता है, लेकिन दूसरी ओर राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री का संबंध मात्र एक अधीनस्थ का भी नहीं है। यह समझ लिया जाना चाहिए कि अंतिम रूप में निर्देश राज्य के प्रधान द्वारा जारी किए जाते हैं और एक बार निर्देश जारी किए जाने के बाद सभी आवश्यक कदम उठाने का कर्तव्य प्रधानमंत्री का हो जाता है। प्रोफेसर डुवर्जर के द्वारा पंचम गणतंत्र के फ्रांस को अर्ध अध्यक्षीय राज्य सेमी प्रेसिडेंशियल रिजीम कहा गया था, लेकिन मंत्रिपरिषद पर राष्ट्रपति के नियंत्रण को देखते हुए फाइनर का विचार है कि इसे अर्ध अध्यक्षीय राज्य सेमी प्रेसिडेंशियल रिजीम के स्थान पर उच्च अध्यक्षीय राज्य हाइपर प्रेसिडेंशियल रिजीम कहा जाना चाहिए। मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के पारस्परिक संबंध के विषय में एक अन्य स्थान पर फाइनर ने लिखा है कि पंचम गणतंत्र के संविधान द्वारा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के मूल्य पर राष्ट्रपति पद के महत्व को बहुत अधिक बढ़ा दिया गया है। प्रथम राष्ट्रपति जनरल डी गॉल और द्वितीय राष्ट्रपति जॉर्ज पॉम्पिडू के काल में मंत्रिपरिषद के द्वारा राष्ट्रपति के अभिकर्ता के रूप में ही आचरण किया गया था। जिस्कार्ड d'Estaing
1974 से 81 और मितेरा 1981 से 95 ने अपने कार्यकाल में इस स्थिति को अपनाया था। लेकिन स्थिति का अन्य पक्ष यह है कि मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति का आपसी संबंध अन्य राज्यों के समान ही फ्रांस में भी राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यह तथ्य है कि मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के पारस्परिक संबंध में राष्ट्रपति अधिक शक्तिशाली एवं महत्वपूर्ण पदाधिकारी है और मंत्रिपरिषद कुछ सीमा तक राष्ट्रपति के अधीन एक समिति है। वस्तुतः फ्रांस में मंत्रिपरिषद की स्थिति ब्रिटिश मंत्रिपरिषद और अमेरिकी मंत्रिपरिषद के बीच की ही है।